तो अब इसमें बच्चे कैसे खुद को बैलेंस करें? कहीं पीसीएस का मेंस लगा होता है तो कहीं प्री होता है, और बच्चे कैसे तैयारी करें समीक्षा अधिकारी की? वहीं आरओ वो पहली सीढ़ी होती है सचिवालय में, जो किसी भी विषय पर अपनी प्रथम राय रखते हैं, अपना मंतव्य रखते हैं। तो वो मुझे लगता है बड़ा भावुक करने वाला तो होता है, अपने लिए भी, मित्रों के लिए भी, परिवार के लिए भी। राम के पथ की किस्म के रथ की याद दिलाने आया हूँ, जुगनुसी में आंखों के मैं ख्वाब सजाने आया हूँ। और समीक्षा अधिकारी अब कहने को है, वरना जो पेपर होता है, जो मुझे लगता है कि पेपर पीसीएस के लेवल से कहीं भी कमजोर नहीं है। आपको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, ना ही कोई दुनिया का मोटिवेटर, ना ही कोई स्पीकर। अगर आप उससे आपको एक दिशा तो जरूर मिलेगी, लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपने माता जी पिताजी का चेहरा। चीज कोई नहीं दूसरी चाहिए, बात जिसकी हुई थी वही चाहिए। बच बचाकर निकला हूँ मैं भीड़ से, बच बचाकर निकला हूँ मैं भीड़ से, एक पहचान मुझको नहीं चाहिए। आज आकार के पॉडकास्ट पर मैं स्वागत करती हूँ लोकेश त्रिपाठी सर का, जो सेक्शन ऑफिसर हैं, जो सचिवालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट पोस्टेड हैं, और एक बड़ा कंपटीशन निकालने की, एक अच्छी नौकरी पाने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे कवि हैं। मैंने जो अभी लाइनें बताई ये उन्हीं की लाइनें हैं। सर, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। सर, आपकी ये पंक्तियाँ जो अभी मैंने पढ़ी, सर ये पंक्तियाँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इवन कहा जाए तो जितने कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, सभी विद्यार्थियों के जहन में किसी न किसी भाव में घूमती ही रहती हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सर, विद्यार्थी कंपटीशन के लिए जब किताब का पहला पन्ना खोलता है और जब तक वो नौकरी नहीं पा जाता, जब तक वो ज्वाइनिंग लेटर पर सिग्नेचर नहीं करता, तब तक उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो आपको ये किस तरीके से ऊर्जा देती हैं, किस तरीके से ये पंक्तियां प्रेरणा देती हैं, क्योंकि ये पंक्तियां आपकी खुद की हैं? इसी दौर से सभी उसी दौर से गुजरे हुए हैं, जिन दौर से छात्र हमारे गुजर रहे हैं। और आप सबसे पहले तो आकार IAS का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट में अवसर दिया आने के लिए। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अभी पता चला मुझे कि तमाम सोशल कॉलेज भी आप कर रहे हैं, तमाम बच्चों को बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अफसर बिटिया एक प्रोग्राम है हमारा। और ऐसे लोग जो समाज में किसी कारणवश सक्षम नहीं है फीस पेमेंट करने में, ऐसे लोगों को भी आप मौका देते हैं, तो ये बड़ा ही नोबेल काज है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबका सहयोग रहता है तभी कर पाते हैं। और जहाँ तक रही बात प्रेरित होने की, तो उस दौर से हम सभी लोग गुजरे, इस तैयारी के दौर से। इलाहाबाद में मैं भी काफ़ी समय तक रहा, तकरीबन 7-8 सालों तक हम लोग रहकर के तैयारी की, तमाम चीज़ों की परीक्षाएं दी, PCS, IAS, समीक्षा अधिकारी। और वो जो समय होता है वो एक अलग तरीके के तनाव का समय होता है, जिसमें हमको किसी न किसी तौर से उस मंजिल तक पहुंचना होता है। और हमें प्रेरणा अपने ही आसपास के लोगों से, आसपास के रिजल्ट से भी मिलती है कि आज इनका हो गया है तो कल मेरे रूम पार्टनर का हुआ है तो कल मैं भी जो है करूँगा। तो उन सब यात्राओं के बाद जब एक नौकरी पा करके एक स्थिरता का समय आता है, तब जो साहित्य और कविता का जो एक मोटिवेशन उस समय मिलता था, अब हम लोग चाहते हैं कि इसका लाभ हम लोग जो है अभी सभी बच्चों को दे सकें, या समाज में जैसे भी जिस तरीके से भी लोग इसको अपने जीवन में ले सकते हैं। तो बस उसी तरीके से जाहिर सी बात है खुद को भी प्रेरित करते हैं और भी लोगों को भी प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। एक कवि का ये उदाहरण भी है कि वो करे। सर, आप अधिकारी हैं, आपने ये अधिकारी बनने का बचपन से ही सोचा था, या बीच में कोई दौर आया, कोई ऐसा कहते नहीं झटका लगा उससे इंसान बना, कोई कहते हैं किसी चीज़ से मोटिवेट हुआ? तो हम लोग बड़े ही सामान्य पृष्ठभूमि से, मैं बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ, छोटा जिला है गोरखपुर के पास। और वहाँ पर एक सामान्य पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, और एक सामान्य किसान परिवार से, और पिताजी सर्विस करते थे हम लोग का। तो वहाँ पर मैं कुछ समय के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी गया था। तो वहाँ से जब हम लोगों ने पास आउट किया, तो वही है कि कॉलोनी में कुछ ऐसे बच्चे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो इलाहाबाद जाकर के उसमें तैयारी करते थे। और इलाहाबाद का एक अपना, प्रयागराज का अपना एक क्रेज हमेशा रहा है और आज भी है पढ़ाई के मामले में। तो उन सभी परिणामों में, जिसमें किसी ने कोई IAS बना, कोई जो है PCS की परीक्षा में सफल हुआ, उन सभी चीज़ों ने प्रेरित किया। बचपन से ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि चल करके जो है आगे चल के अधिकारी बनना है।
लेकिन धीरे धीरे परिस्थितिवश और आसपास के सामाजिक परिवेश के प्रभाव से ये प्रेरणा मिलती गई और मैं भी निकल दिया जो है सामान्य लोगों की तरह इलाहाबाद के लिए, वहाँ जाकर के पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। सर आप एक अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। इवन सर ज़्यादातर मैं जो सुनती आई हूँ कि पोएट्री इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ सारो, तो आपको ऐसा कौन सा दुख था जो कविता की तरफ ले गया, या कभी दिल टूटा, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि दिल नहीं टूटा तो ये भी बड़ा जो है झूठ बोलने जैसा होगा, लेकिन जीवन में सिर्फ वंचनाएं कहीं से भी मिलती हैं, वो चाहे कहीं प्रेम में मिल रही हो या किसी अन्य रिश्तों में मिल रही हो, या वो आर्थिक रूप से हो, या वो सामाजिक असमानताओं में हो, वंचना कहीं भी हो। और कभी कभी दर्द सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, वो दर्द सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए समाज का कोई। और मैं जब मेरे कवि होने का शायद मैं तभी अच्छा उसका भूमिका अदा कर पाऊंगा जब मैं सामने वाले के दर्द को उसी भाव में समझ करके उसके लिए कुछ लिख सकूं, कुछ पढ़ सकूं। तो सिर्फ मेरा ही दर्द नहीं है ये मेरे भीतर बहुत से लोगों का दर्द है, बहुत से लोग हैं जिनको मैं महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वही हूँ, तो मैं जब उस भूमिका में जाता हूँ तो कुछ लिख पाता हूँ। अच्छा सर, आपने कंपटीशन की तैयारी की, और जो आपने कंपटीशन की तैयारी की वो लिटरेचर बैकग्राउंड रहता है उसका। भाई हम बेरोजगारी पढ़ते हैं, हम समाज पढ़ते हैं, भारतीय समाज पढ़ते हैं, हम कल्चर पढ़ते हैं, संस्कृति पढ़ते हैं, तो इन सब का भी कहीं ना कहीं कविता की तरफ झुकाव ऐसा रहा कि कविता की तरफ इन सब का भी योगदान रहा कि आपका झुकाव कविता की तरफ हुआ? निश्चित तौर पर जब हम जैसे आपने कहा हम गरीबी पढ़ते हैं, बेरोजगारी पढ़ते हैं, हम समाज की तमाम समस्याएं पढ़ते हैं, हम अपने इतिहास को जानते हैं, हम भूगोल को समझते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें एक ज्ञान के रूप में हमारे अंदर आती हैं, मैं दर्शन का छात्र रहा हूँ, तो जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर आती हैं तो एक नया एक दृष्टिकोण देती हैं विचार करने का, एक सोचने का। तो आदमी के अंदर एक बेचैनी सी कुछ कहने की एक बेचैनी पैदा होती है कि वो कुछ अपनी बातों को अपने अंदर से बाहर निकाले, जो समाज के बारे में सोच रहा है और जिसमें उसने सीखा है। तो ये हमारी ज्ञान का जो, या मेरे अंदर जो कुछ भी है उसके पीछे तो निश्चित तौर पे ये कंपटीशन ही है। मैंने इसी की तैयारी के दौरान ही ये सारी चीज़ें, ये सारे विषय विश्व के बारे में, अपने जनपद के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, देश के बारे में जाना। अब वो सारी चीज़ें जब आई तो उनके साथ तमाम मूल्य, तमाम प्रतिमान भी हम लोगों ने सीखे, समझे। उसी के आलोक में ही ये सारी कविता और सारी गज़लें जो इस समय की जाती हैं, तो निश्चित तौर पर वही एक परंपरा है और उसी परंपरा के तहत ही ये सब हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बच्चा एक लंबे समय तक तैयारी करता है, जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आपने अनगिनत पीसीएस दिए, यूपीएससी मेंस लिखा, अनगिनत पीसीएस इंटरव्यू दिए, समीक्षा अधिकारी में फाइनली आप सेलेक्ट हुए, तो वो जो सिलेक्शन के बाद की खुशी थी जरा वो शब्दों में जानना चाहती हूँ। वैसे मैं जानती हूँ भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप कवि हैं तो आप व्यक्त कर सकते हैं, तो मैं उस भावना को जानना चाहती हूँ। हाँ, नौकरी पाना और नौकरी का प्रयास करना और फिर नौकरी पा जाना, और वो नौकरी पाना जिसके लिए आप लगे हुए हैं, जिस उपक्रम में आप लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति जिस सेवा में होता है उससे बेहतर सेवाओं के लिए भी वो प्रयास करता रहता है। लेकिन पहली बार किसी सेवा में जाना और पहली बार नौकरी पाना वो एक अद्भुत सा जो एक अनुभव है, और उसके बारे में क्या ही कहा जाए। जब वो सूचना मिलती है कहीं से कि रिजल्ट आ गया है और आप को सफलता मिली है, तो वो मुझे लगता है बड़ा भावुक कर देने वाला पल होता है, अपने लिए भी, मित्रों के लिए भी, परिवार के लिए भी। तो ऐसे ही मैं बताऊं, मेरा चयन एक बार लोअर पीसीएस के लिए हुआ था, और फिर मैं महिला कल्याण विभाग में कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक सेवा दिया मैंने। फिर मेरा 2013 में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ, तो फिर मैं यहाँ लखनऊ आ गया। तो वो पहली नौकरी का जो एक उस समय जो एक आनंद आया था, जो मन में एक भाव पैदा हुआ था, वो उसको करना जो है, कहना, बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अभी भी ताज़ा है। वो पूरा का पूरा भाव जीवंत हो उठता है। निश्चित तौर पर पहली नौकरी और उसमें जो कुछ भी हम लोगों को मिलता है वो बड़ी खुशी का पल होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे कि बच्चे, जैसे समीक्षा अधिकारी का फिर से पेपर होने वाला है,
और समीक्षा अधिकारी अब कहने को है, वरना जो पेपर होता है, जो मुझे लगता है कि पेपर पीसीएस के लेवल से कहीं भी कमजोर नहीं होता, बल्कि स्ट्रांग ही होता है। तो अब इसमें बच्चे कैसे खुद को बैलेंस करें? कहीं पीसीएस का मेंस लगा होता है तो कहीं प्री होता है, और बच्चे कैसे तैयारी करें समीक्षा अधिकारी की? क्या उनका मुझे लगता है कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर आपके पास ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चूंकि मैं उस दौर से निकल करके आया हूँ, तो मैं भी अपना अनुभव साझा कर सकता हूँ। बहुधा हम सभी लोग जब तैयारी करते हैं तो हम अमूमन समीक्षा अधिकारी या जो इस प्रतियोगी छात्र की उसमें श्रेणी में है, वो आईएएस की भी तैयारी करते हैं, वो विभिन्न प्रांतों में जाकर के पीसीएस की परीक्षाएं भी देते हैं, समीक्षा अधिकारी की भी देते हैं। अब जैसा आपने कहा कि ये किसी भी मायने में पीसीएस की परीक्षा से कमतर नहीं है, बल्कि चूँकि कम पेपर होते हैं इस नाते यहाँ पर ज़्यादा ही जो है एक एक नंबर और मूल्यांकन का वो पर असर पड़ता है। तो अगर आप मैं समीक्षा अधिकारी की बात करूँ तो अगर समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तो सबसे बड़ी बात है हिंदी और पत्र लेखन, जो मुझे समझ में आया कि आप अगर हिंदी में अच्छी पकड़ रखते हैं, और क्योंकि जीएस सभी के अच्छे होते हैं जो छात्र प्रतियोगी छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो अभी हाल फिलहाल हम लोग देखते रहते हैं घर में तमाम लोग परीक्षाएं दे रहे हैं अभी, तो जीएस के बहुत बड़े हिस्से में करंट अफेयर्स वगैरह का भी एक रोल होता है और तमाम चीज़ें होती हैं, कुछ ट्रेडिशनल जीएस होते हैं, तो वहाँ पर तो हमको एक, चूँकि हम पारंपरिक रूप से हल करते हुए आ रहे हैं, तमाम उसके कोर्सेज हो रहे हैं, तो हमको एक आइडिया मिलता है। हिंदी हमारे लिए नहीं होती है, तो अगर हम हिंदी की बेहतर तरीके से तैयारी करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर जो पत्र लेखन का हिस्सा है मेंस में, वहाँ पर ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक साथ प्रीलिम्स और मेंस की अगर हम साथ साथ तैयारी करें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम भी लगभग समय पर ही हो रहे हैं, तो एक कम समय भी मिलता है प्री और मेंस के बीच में, तो अगर हम साथ साथ तैयारी करें, हिंदी पर फोकस्ड रहें, और जीएस तो मतलब उसे तो करना ही है। हाँ, ये थोड़ा सा दुख की भी बात है कि हम लोग हिंदी वाले समाज में रहते हैं और हिंदी बहुत वीक होती है और पत्र लेखन तो आता ही नहीं है। अमूमन हम सोचते हैं कि हिंदी है, हिंदी हो जाएगा, पर एक्चुअली नहीं होता है। और खासकर सरकारी महकमों में मैं तो मेरे पास तो एक 10 साल का अनुभव करीब हो चुका, तो सरकारी महकमों में हिंदी का एक पत्र लेखन का एक बड़ा महत्व है। और खासकर जब प्रशासनिक लैंग्वेज का सचिवालय, और जब शासन की सेवा में आप आते हैं सचिवालय में, तो वहाँ तो ड्राफ्टिंग का एक बहुत ही विशिष्ट महत्व है। यहाँ से सभी नीचे और सभी जगहों पर अधीनस्थों के पास शासनादेश जाते हैं, तमाम परिपत्र जाते हैं, तो वो एक हम लोगों के लिए, जब हम लोग जब शुरू में आए थे तो हमारे कुछ सीनियर्स थे तो कहते थे भाई आप बड़े ध्यान से इस पत्रों को बनाइए, क्योंकि ये एक सरकार का एक चेहरा होता है। एक शासनादेश जब यहाँ से जाता है तो कम से कम कहीं जाए तो दिखाई दे कि हाँ ये शासनादेश सचिवालय का बना हुआ है, और इसको जो तो ये बड़ा अच्छा है। तो पत्र लेखन और ड्राफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि वो आपको, चूँकि 1-1, 2-2, 4-4 नंबरों का कंपटीशन है, तो आपको थोड़ा सा दूसरे काफियों से अलग कर सकता है अगर आप पत्र लेखन पर और हिंदी पर विशेष ध्यान देते हैं। ये मेरा अनुभव है। क्वेश्चंस का तो सिलसिला चलता रहेगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, बहुत सारे पूछने हैं, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा कुछ सुनना चाहूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल, अब चूँकि दौर भी वही चल रहा है, बच्चों की बात हो रही है, तैयारी की बात हो रही है, कंपटीशन की बात हो रही है, और आपका इतना अच्छा आकार आईएएस का कार्य है, और मैं तो आपके वीडियो भी देखता रहता हूँ, और उसमें जो है आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करती हैं। तो 4 पंक्तियों से मैं ज़रूर आपको बच्चों से जुड़ना चाहूँगा। एक रोज सारी मुश्किलों के पार जाएंगे, एक रोज सारी मुश्किलों के पार जाएंगे, जाएंगे चाहे जैसे मगर यार जाएंगे। मुमकिन नहीं है जिंदगी में रोज जीतना, मुमकिन नहीं है जिंदगी में रोज जीतना, फिर क्या हुआ कभी जो अगर हार जाएंगे, फिर क्या हुआ कभी जो अगर हार जाएंगे। ये प्रयास करते रहना चाहिए, और जब कभी सफलताएं मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं,
और सफलताएं एक दृढ़ निश्चय से मिलती हैं। तो वहाँ से 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मिलने को मंजिलों से मैं जिद पे अड़ा रहा, दुनिया ने जितनी देर कहा मैं खड़ा रहा, उलझे न मेरे ख्वाब का कोई भी सिरा, उलझे न मेरे ख्वाब का कोई भी सिरा, सोया नहीं मैं रात कई बस पड़ा रहा, सोया नहीं मैं रात कई बस पड़ा रहा। तो यही करना है, इसी तरीके से लगे रहना है। अच्छा, सही बात है। और खुद को मोटिवेट करना, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं या कभी छोटे भाई या जो आजकल तैयारी कर रहे हैं बच्चे कि मोटिवेशन का स्रोत क्या है। तो मेरा एक उत्तर हमेशा अमूमन रहता है कि आपको ना मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, ना ही कोई दुनिया का मोटिवेटर, ना ही कोई स्पीकर। अगर आप उससे आपको एक दिशा तो जरूर मिलेगी, एक लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप अपने माताजी पिताजी का चेहरा देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो भाव और जो अभाव दिखाई देता है, वहाँ से आपको सारा मोटिवेशन मिल जाएगा। और फिर जो है आपको किसी दोनों तो फिर आपको किसी और मोटिवेशन की या हम लोग सभी मध्यम वर्ग से जुड़े हुए बच्चे हैं जो अक्सर इस क्षेत्र में रहते हैं। और एक मुझे याद है कि हम लोग जब तैयारी करते थे तो शायद कुछ 1000-1200 रुपये उस समय मिलते थे तैयारी के लिए। इलाहाबाद में कुछ 200-300-400 रुपये का कमरा हुआ करता था और कुछ खाने पीने की व्यवस्था और वो छोटा सा किचन और वो सारी चीज़ें एक ही कमरे में रह करके सब किया जाता था। उसी में फॉर्म भी भरना है, उसी में परीक्षा भी देनी है। तो वो चीज़ें जो है वो हमारे लिए तो लगता था कि, लेकिन वो किस तरीके से पिताजी माताजी हम लोगों को उस समय देते थे और कैसे हम लोग उसको, हमको लगता था कि हम बड़े कष्ट में हैं, लेकिन पिताजी माताजी कष्ट में रह करके वो पैसे भेज रहे होंगे। तो तमाम चीज़ें थी और कैसे कैसे उन्हीं के बीच में से रास्ता निकालते हुए, और जो भी मेरा अपना अनुभव रहा है कि जो भी इस क्षेत्र में है, जो भी पढ़ाई कर रहा है और जो भी सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो मिलना तय है। चाहे वो सर्वोच्च पद को धारण करेगा, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के किसी भी पद पर आ जाएगा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अच्छा सर, अभी हम लोग बात कर ही रहे थे सचिवालय की, तो आपने बताया कि सचिवालय में शासनाधिकार, थोड़ा सा कार्य प्रणाली जानना चाहते हो, बच्चों को थोड़ा सा बताइए, ये जो जाएंगे सेलेक्ट होकर के क्या कार्य प्रणाली है वहाँ? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और चूँकि हम लोग जब खुद सचिवालय में जा रहे थे तो कोई परिवार से था नहीं या कोई जानने वालों में से तो इतनी जानकारी नहीं थी सचिवालय में। सचिवालय मूलतः क्या है कि सभी तरीके के नीतियों का एक केंद्र है, जहाँ पर प्रदेश की सरकार की तमाम नीतियाँ बनती हैं, वहीं से प्रदेश की चीज़ें, तमाम योजनाएं नीचे तक जाती हैं। तो जो सचिवालय का कार्यशैली है, वहाँ पर हम सभी मिल करके नीतियों का निर्माण करते हैं और उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारियों की भूमिकाएं, अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। निर्णय लेने के कई स्तर हैं और आरओ और एआरओ चूँकि 2 पद पे हम काम करते हैं, तो अगर इन दोनों पे बात करें तो एआरओ एक सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है और ये जो है इनका काम वहाँ के रजिस्टर का रख रखाव करना और पत्रों को जो है डिस्पैच करना, उनको भेजना, रिकॉर्ड की कीपिंग करना, उसका ध्यान रखना, ये एआरओ का मुख्य कार्य होता है। वहीं आरओ वो पहली सीढ़ी होती है सचिवालय में, जो किसी भी विषय पर अपनी प्रथम राय रखते हैं, अपना मंतव्य रखते हैं, अपनी अनुशंसा करते हैं कि ये विषय है और इसमें जो है ये किया जा सकता है नियमों और कानूनों के दायरे में, और ये नहीं किया जा सकता, या जो भी उनका मत होता है उस मत को पत्रावली पर व्यवहारित करने वाला पहला व्यक्ति समीक्षा अधिकारी होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो पत्रावली समीक्षा, अच्छा मैं पदानुक्रम की बात करूँ तो समीक्षा अधिकारी के बाद अनुभाग अधिकारी होते हैं, जो सीधे भर्ती का जिस पर कोई व्यवस्था नहीं है, इन्हीं से प्रमोट होकर के वो अनुभाग अधिकारी बनते हैं। और फिर अनुभाग अधिकारी के एक सेक्शन में विभाग कई अनुभागों में बटे होते हैं, जैसे राजस्व विभाग हमारे यहाँ 15 अनुभागों में बटा हुआ है। विषय के हिसाब से इतना बड़ा विभाग होता है तो उसको विषय के हिसाब से अनुभागों में बांट दिया जाता है, हर अनुभाग अपना अलग अलग काम करता है।
उस अनुभाग के ऊपर अनुसचिव होते हैं, अनुसचिव के ऊपर उप सचिव होते हैं, उप सचिव के ऊपर संयुक्त सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव के ऊपर विशेष सचिव होते हैं, विशेष सचिव के ऊपर सचिव और सचिव के ऊपर विभाग के मुखिया। इतनी सारी चीजें कोई अंदर का इंसान बता सकता है। सचिव होते हैं। और ये जो व्यवस्था रखी गई, हम लोग शुरू में आए तो हम लोग को लगा कि ये क्या है, मतलब आप लोगों को भी समय लगा होगा ये समझने इस निर्णय प्रक्रिया में यही सचिवालय की एक विशेषता है कि इस निर्णय प्रक्रिया में हर स्तर पर इतना उसको देख लिया जाए भली भांति कि किसी भी प्रकार से कोई गलती की गुंजाइश ना हो। इसीलिए इतने ज़्यादा स्तर वहाँ पर रखे गए हैं ताकि सभी लोग कोई भी जो कर कहीं हो रही है तो वो दूसरा स्तर उसको देख ले। तो पहले हम लोग को लगता था कि शुरुआत में जब नए नए आए थे तो कि इतने हम लोग तो बेस्ट करके दे रहे हैं, आगे क्या ही जरूरत है जगह की। लेकिन नहीं, वो बहुत ज़रूरी है और निर्णय का स्तर था और जो है उससे जो है सभी लोग जो है एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और प्रदेश में एक जनमानस के लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ बनती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लेयरिंग से चीज़ें बिल्कुल फिल्टर्ड पहुंचती हैं। शुरुआत में बुरा लगता होगा कि अभी एक बार और चेक होगा, कोई अरे अभी तो और देखा जाएगा। हाँ, लेकिन उससे सीखने का बड़ा अवसर मिलता है। हम लोग जब इससे सामंजस्य भी आपस में काफी बढ़ता है और जो है सीखने का अवसर मिलता है कि मुझे लगा कि नहीं ये बात तो सही है। मेरे अधिकारी जिनके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है उनको लगा कि नहीं ये तो उससे हम लोगों की कितनी अच्छी ड्राफ्टिंग नोटिंग वो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान हो जाती है कि जो है धीरे धीरे उसको सीखते सीखते करेक्ट होते होते करेक्शन के साथ साथ हम लोग। अच्छा सर, सचिवालय में कितनी ऐसी भर्तियाँ होती हैं जो सीधी होती हैं? जैसे समीक्षा अधिकारी ये सब हम जानते हैं, आरओ और एआरओ, उसके अलावा कौन सी सीधी भर्ती? आरओ एआरओ की ही सीधी भर्ती हो रही है अभी। और इसके अलावा ये जितने अधिकारी होते हैं ये सभी, हाँ मैं इसमें और आपको बताता हूँ कि जैसे आरओ से अनुभाग अधिकारी होते हैं, अनुभाग अधिकारी ही आगे चल के अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, अनुसचिव, उसके बाद वही डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं और फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं और वो विशेष सचिव बनते हैं। विशेष सचिव के ऊपर का पद नहीं है, प्रमोशन का पद केवल विशेष सचिव तक का ही है, उसके ऊपर का पद नहीं है। और सीधी भर्ती इस भर्ती के सिवा और कोई स्रोत नहीं है इन अधिकारियों के यहाँ आने का। सीधे इसी रास्ते से आरओ और एआरओ के रास्ते से ही विशेष सचिव तक पहुंचा जा सकता है। विशेष सचिव पद तक पहुंचना लंबी सेवा है यार, आप रैंक में अच्छे हैं या आपकी सेवाएं हैं और जैसा भी पदानुक्रम है, जैसा आपका जितनी सेवा है आपकी उस पर निर्भर करता है। और विशेष सचिव का पद वो पद होता है जहाँ से एक IAS अपना शुरू करते हैं करियर, उनका जो पहला वो होता है आफ्टर ट्रेनिंग वगैरह, हाँ तो विशेष सचिव के ही पद पर आते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने का गौरव भी जो है यहाँ इस माध्यम से मिलता है। सर जैसे मैं ज़्यादातर देखती रहती हूँ फेसबुक पर, आप बहुत अच्छी कविता कहती हैं। एक मंच भी थी हमारी जिसमें हम गए थे, आप उस मंच में थे। खैर हम तो बहुत छोटा प्यारा थे वहाँ के, आप मंचासीन थे। तो सर मैं जानना चाहती हूँ, जैसे ज़्यादातर सरकार में काम नहीं होता, ऐसा तो नहीं कि कविता के चक्कर में सरकारी काम बाधित होते हो? नहीं, ये सब एक कहने सुनने की बातें हैं कि काम तो लगातार चल ही रहा है और कविता कुछ हमसे अलग नहीं है या समाज से अलग नहीं है। कविता आपके कार्य को और गति प्रदान करता है, आपकी वैचारिकता को और पुष्ट करता है। अगर आप एक दृष्टि देता है आपको, जैसे आपने अभी शुरुआत ही यहीं से की थी कि इस पंक्तियों से आप कैसे मोटिवेट होते हैं। तो हम लोग भी अपनी ही कविताओं से या अपने लोगों के जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं को पढ़ करके मोटिवेट करते हैं। तो ये एक अच्छा मन अच्छा रखता है। कविता समाज से जुड़ने का काम करती है, सहयोगियों के साथ अच्छा संबंध बना करके रखती है। आप जहाँ पर हैं, आप एक अच्छे माहौल में रहते हैं, आपके अंदर अच्छे भाव होते हैं, तो आपके जो अधीनस्थ हैं, आपके जो सहयोगी आपके साथ कार्य कर रहे हैं, उनको एक अच्छा एक वातावरण दे पाते हैं। तो कविता कार्य क्षमता में और वृद्धि करती है और कहीं ना कहीं संबंध क्षमता में भी। हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है, कवि जो है भावनाओं से भरा होता है और भावनाएं तो रिश्ते बनाती हैं। बिल्कुल और वो सबको लेकर के कविता एक साथ चलती है और कविता से संबंध भी बनते हैं और कार्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है कविता की। सर आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी रील्स
इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसी रील्स ज़्यादा फेमस हो रही हैं जो वल्गरिटी से भरी हुई है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आज के क्षेत्र में कैसे बच्चे जुड़े कविता से? कविता का एक नया रूप निकल के आया है। कविता अब जैसे आप लोग इसको सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंच रहा है, उससे बच्चों को फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे भावनाएं नहीं समझते या कह दें जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए कविता की रील्स उतनी मायने नहीं रखती जितनी वो रील्स मायने रखती हैं जो वल्गरिटी से भरी हुई है। तो इसको कैसे समाज से में जोड़ा जाए और बच्चों तक उतरा जाए ताकि बच्चे कविता का, किताबों का महत्व समझें? क्योंकि जब वो कविता का महत्व समझेंगे तब वो किताबों तक जाएंगे, तब वो ढूंढेंगे अच्छा मैथिली शरण गुप्त की भी कोई बुक थी, अच्छा चलो महादेवी वर्मा को भी पढ़ते हैं, तब वो उनको पढ़ना चाहेंगे। पर आजकल हम लोग देखते हैं कि मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पहले कोई ट्रेन में सफ़र करता था तो कविताएं लेके चलता था, कि किताबें लेके चलता था। अभी ट्रेन में सफ़र करता है, अगर मोबाइल है तो लगता है कि सर्वस्व है हमारे पास। तो सर इसके लिए क्या नई यूथ को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये रील कल्चर तो वाकई चिंताजनक है और इसमें हम भी जब किसी माध्यम से पहुंचते हैं तो रील के माध्यम से ही पहुंच रहे हैं, लेकिन आपके रील भी आते हैं, मैं देखता हूं। रील एक तरफ आपके रील्स हैं, एक तरफ लोगों के रील्स हैं जो लोगों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं जहाँ तक आप बात कर रही हैं अश्लीलता की, उन्हें विषयों पर तमाम रील्स भी देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इस पर मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को इसको हमको उनके बचा करके रखना होगा इन सब चीज़ों से, और कि जो है वो ये एक उंगली पर आपके चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं और उसका बच्चों के मानसिक स्थिति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा, जो मैंने अनुभव किया कि शब्द एक बार आपको भूल जाते हैं लेकिन दृश्य आपको नहीं भूलते हैं। बिल्कुल। अगर आपने कोई दृश्य देख रखा है, वो एक अगर आपने कुछ गलत देख रखा है तो वो अचेतन मन में कहीं पड़ा रहेगा। खासकर अगर आपकी उम्र कम है और जब आपके पास सोचने समझने की, अच्छे निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, अच्छे बुरे में फर्क करने की क्षमता नहीं है, तो वो दृश्य आपको बड़े विचलित करते हैं, बड़े परेशान करते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और चूंकि उन्हीं माध्यमों से हम भी बच्चों तक पहुंच रहे हैं और उन्हीं माध्यमों से वो लोग भी पहुंच रहे हैं जिनका शायद प्रयास जो है बहुत ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करना या समाज में कुछ चंद लाइक्स और चंद जो है व्यूज के लिए जो है अपने चीज़ों को बड़े हल्के और फूहड़ स्तर तक ले जाना। तो लेकिन एक ये संक्रमण का दौर है और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छे की आशा करते हैं, एक दौर आएगा कि जब खराब चीज़ों को ये समाज अस्वीकार करेगा, जब ऐसी। लेकिन अब चूंकि एक गार्जियन के रूप में हम बात कर रहे हैं, एक अभिभावक के रूप में बात कर रहे हैं, तो जो नए बच्चे हैं, जो खासकर में हम लोग तैयारी करने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं या जो नीचे से पढ़ाई करके आ रहे हैं, उन पर भी हमें थोड़ा सा उनको इन कंटेंट के बारे में, अच्छे और बुरे कंटेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। और खासकर मेरा अपना एक मानना है कि अगर आप छात्र हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उतने दिनों के लिए, जितने दिवस तक आप छात्र हैं और आपने मंजिल को नहीं पा सके हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सोशल मीडिया से या इस तरीके के रील कल्चर से दूर हों। आप अगर कोई पढ़ाई का मैटर खोज रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी भी साइट पर जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी अन्य उद्देश्य से जा रहे हैं, अभी बहुत लंबा फ्रेंड सर्किल बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एक अगर दृश्य रखेंगे, एक लक्ष्य रखेंगे तो ही सफलता मिलेगी। ये अगर किसी के दिमाग में भ्रम है कि वो पूरा सब कुछ कर लेगा, तो वो मतलब बड़े दुख के साथ उसको सॉरी बोलना पड़ेगा कि वो नहीं सफलता पा सकता है। अगर वो जैसे वो कहते नहीं कि अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, उसने कहा कि चिड़िया की, मछली की आँख दिख रही है, तो वही है। तो जिसका निशाना एकदम लक्ष्य पर होगा वही सफलता पाएगा, जो अपने मन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य दिशा में लगाता है। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम बच्चों तक ऐसे कंटेंट ना जाने दें कि जिससे वो देखें
और हम लोग जितना भी हो सकता है एक कवि के माध्यम से या एक चेतना के माध्यम से हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और जब आप जैसे लोग हैं, आपकी टीम है और ऐसे लोग हैं, अच्छा सोचने वालों की टीम है, तो जाहिर सी बात है ये कंटेंट बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहेंगे। तो सर कुछ अच्छा इस पर आपने जो लिखा हो, जो आजकल कल्चर चल रहा है, तो कुछ सुनना चाहेंगे सर? आजकल जो समाज में व्याप्तियां हैं, जो आपको दिखता है, युवा जो भटक रहे हैं अपने रास्ते से, इनके लिए कैसे काम किया जाए, कुछ लिखा हो सर तो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आपके माध्यम से। हाँ बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। एक गीत है, उसका कुछ बंद रखता हूँ और मोटिवेशनल एक गीत है, उससे मैं खुद भी मोटिवेट होता रहता हूँ। मैं उसकी कुछ 2-4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। तो मैं एक गीत पढ़ता हूँ और एक मोटिवेशनल गीत है। और मन के अंधियारे में बस एक, मन के अंधियारे में बस एक दीप जलाने आया हूँ। जुगनुसीन आँखों में मैं, जुगनुसीन आँखों के मैं ख्वाब सजाने आया हूँ। मन के अंधियारे में बस एक रास्ता तय करते जाना, रास्ता तय करते जाना, मंजिल चल कर खुद आएगी। रास्ता तय करते जाना, मंजिल चल कर खुद आएगी। धूप खिलेगी, छाँव मिलेगी, बदली भी कुछ छाएगी। धूप खिलेगी, छाँव मिलेगी, बदली भी कुछ छाएगी। राम के पथ की किस्म के रथ की, राम के पथ की किस्म के रथ की याद दिलाने आया हूँ। जुगनुसीन आँखों के मैं ख्वाब सजाने आया हूँ। मन के अंधियारे में बस एक, जब दुनिया उपहास उड़ाए, जब दुनिया उपहास उड़ाए, होता है जब हम लोग तैयारी करते हैं तो अरे ये जो है चले हैं कलेक्टर बनने, बच्चा बल्ला उठा ले तो कहते हैं तेंदुलकर बनने चल गया है, कोई गाना गाने लग जाए कि किशोर कुमार बनने निकल गया है। हम हमेशा उस बड़े कैनवस के से तुलना कर देते हैं उस छोटे से बच्चे की, या जो उस लाइन में अपनी कदम रख रहा है। तो वहां से मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जब दुनिया उपहास उड़ाए, बन जाए संग साथी बैरी, साहस रखना धैर्य न त्यजना, साहस रखना धैर्य न त्यजना, जान लो मंजिल पास है तेरी। साहस रखना धैर्य न त्यजना, जान लो मंजिल पास है तेरी। सुखद सफल परिणामों की मैं, सुखद सफल परिणामों की मैं आस जगाने आया हूँ। जुगनुसीन आँखों के मैं ख्वाब सजाने आया हूँ। मन के अंधियारे में बस एक, इसका अंतिम बंद भी पढ़ूंगा। हम मत वाले अपनी धुन में, हम मत वाले अपनी धुन में मस्त मगन हो गाते हैं। हम मत वाले अपनी धुन में मस्त मगन हो गाते हैं। द्वेष राग सब छोड़ छाड़ कर सबको गले लगाते हैं। आशाओं की झील में मैं एक, आशाओं की झील में मैं एक नाव चलाने आया हूँ। जुगनुसीन आँखों के मैं ख्वाब सजाने आया हूँ। मन के अंधियारे में बस एक। तो बहुत बढ़िया। आपने वो कहते हैं ना कि मन का अंधियारा आजकल क्या है, सोशल मीडिया मन का अंधियारा है। जो रील्स हम देखते हैं ना वो सभी मन का अंधियारा है, उन सब से मन के अंधियारे से निकलना है। और सर ने जो लाइनें बोली हैं, ध्यान दो इन लाइनों पर। सर ने हर वो कहते हैं ना हर लाइन में मोटिवेशन भरा है। ध्यान दीजिए, सर ने इतने सारे मेंस लिखे, सर खुद सेलेक्टेड हैं, उसके साथ साथ में एक बहुत अच्छे कवि हैं। तो आप लोग इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। सर हमारे मंच पर आए, मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए, और मैं आभारी रहूँगी जीवन पर्यंत। जितने भी लोग आप हमारे इस चैनल को देख रहे हो, इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा। अगर किसी एक बच्चे के अंदर, किसी एक बच्चे के मन से भी अंधियारा अगर समाप्त हो गया ना, तो इस पॉडकास्ट का मतलब निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।